हो गया। So, hello everyone. I hope you are doing well. आप enjoy कर रहे हैं लेक्चर को अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों से पुटअप कर लेंगे। देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा इकोसिस्टम की, हम सर्विसेज पढ़ रहे थे कि इकोसिस्टम जो है, ओ सॉरी, बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज पढ़ रहे थे। और बायोडाइवर्सिटी की सर्विसेज में हमने इकोसिस्टम की सर्विसेज उसकी और उसकी बायोलॉजिकल सर्विसेज कि बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है और कौन कौन सी बायोलॉजिकल सर्विसेज दे रहा है, ये हम पढ़ चुके थे, ये हमने समझ लिया था। जैसे इकोसिस्टम सर्विसेज में हमने क्या पढ़ा था? इकोसिस्टम सर्विसेज कौन सी सर्विसेज जो इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी हेल्प करती है, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये उसकी एक इकोसिस्टम सर्विसेज है। उसके बाद हमने पढ़ा सॉइल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, न्यूट्रिएंट स्टोरेज करती है और न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करती है। मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन सल्फर फॉस्फेरस साइकिल वगैरह, इन सब के थ्रू ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करती है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल, मैंने आपको फाइटो रेमेडिएशन और इस तरीके की प्रोसेस बताई थी जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो पॉल्यूशन को ब्रेक डाउन भी करती है और एब्जॉर्ब भी करती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ में कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट स्टेबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स और फॉरेस्ट की वजह से किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग, अगर डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्लाइमेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है, ठीक है। साथ ही साथ में हमने बताया था आपको डिकम्पोजिशन करके किस तरीके से ये वेस्ट को, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को किस तरीके से ये डिकम्पोज करती है और साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल के थ्रू ये इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखती है। साथ ही साथ में हमने पढ़ा था रिकवरी, किस तरीके से ये अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन भी करती है और साथ ही साथ में रिकवरी भी करती है, ठीक। तो ये सब आपने इसकी इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़ी थी। फिर हमने इसकी बायोलॉजिकल सर्विसेज पढ़ी। बायोलॉजिकल सर्विसेज मतलब किस तरीके से ये बायोटिक जो कंपोनेंट हैं आपके इकोसिस्टम के, चाहे ह्यूमंस हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उनको किस तरीके से सर्वाइव करने के लिए या उनके सस्टेनेबिलिटी के लिए हेल्प करती है उनको। तो फूड देती है बायोडाइवर्सिटी, शेल्टर दे रही है, पेड़ों के नीचे जो जानवर हैं वो रहते हैं ना पेड़ों में, प्लांट्स में, ठीक है। तो शेल्टर भी दे रही है और फूड भी दे रहे हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मेडिसिनल रिसोर्सेज भी देते हैं, मैंने आपको बताया तुलसी, बबूल, नीम, ये इन सब के मेडिसिनल वैल्यूज हैं। तो किसकी वजह से हैं? क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी दे रही है ये सब। वुड, लकड़ी देती है। ऑर्नामेंट्स, बहुत सारे आप सी कोस्ट कोस्टल एरियाज में जाइए तो आपको बायोडाइवर्सिटी की वजह से सीप वगैरह होते हैं तो उनमें आपको मोती मिल जाता है, ठीक है। आपको शंख वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और आपको बहुत सारे ऑर्नामेंट मिलते हैं जिनकी बाद में ऑर्नामेंट यहीं पे मिल जाते हैं, ठीक है। इन ऑर्नामेंट्स की माइनिंग पर ही आप कह लीजिए कि एक जो कम्युनिटी है, कोस्टल कम्युनिटी है, उसकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट रहता है उन लोगों का, ठीक है। तो कितनी इंपॉर्टेंट सर्विस हो गई ये भी। फिर पॉपुलेशन और रिजर्वायर्स, पॉपुलेशन की सस्टेनेबिलिटी और साथ ही साथ में रिजर्वायर्स क्रिएट करना, ठीक है। फ्यूचर रिसोर्सेज को मेंटेन करना, फ्यूचर रिसोर्सेज भी तो दे ही रही है। आज लगाया, जो जंगल आज लगा हुआ है, हो सकता है आप उसको ना उससे लाभ उठाएं, आने वाला जनरेशन उसके लिए लाभ उठाता जाए। हम जो प्लांट्स लगे हुए हैं आज काटे जा रहे हैं हम लोगों के यूज़ के लिए, ये बना है, ठीक है। ये पोडियम बनी है, ये सब बना है, ये सब कहीं ना कहीं तो रिसोर्सेज आए हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो फ्यूचर रिसोर्सेज, ताकि फ्यूचर की जनरेशन जो है वो सरवाइव कर पाए। साथ ही साथ में डाइवर्सिटी इन जीन्स, स्पीसीज और इकोसिस्टम, जीन्स की डाइवर्सिटी, ठीक है। कई सारे टाइप के मंकी, कई सारे टाइप की गिलहरी, कई सारे टाइप के सांप, कई सारे टाइप के टर्टल्स, फिशेस, तो जीन में डाइवर्सिटी पहले। साथ ही साथ में स्पीसीज की डाइवर्सिटी ये इन सब में, और साथ ही साथ में इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, एस्चुरीज, ठीक है। तो ये सब जो है किसकी वजह से पॉसिबल है? चूंकि बायोडाइवर्सिटी है।
अब आपकी जो सर्विसेज हैं वो है सोशल सर्विसेज। ठीक है, अब ये सोशल सर्विसेज क्या होती हैं देखिए, नाम में ही है ऐसी सर्विसेज जो सोसाइटी को बेनिफिट दें या सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए इसेंशियल हों। और वो सर्विसेज आप देखिए आपको बायोडाइवर्सिटी दे रही है। कैसे? देखिए बायोडाइवर्सिटी की नहीं एक कल्चरल वैल्यू भी होती। कैसे? आपने देखा होगा ज्यादातर जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं ना, उनके चारों तरफ आपको बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आप कोई से स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाइए जो जिनकी मान्यता है और वो सब, तो आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं वो प्लेसेस देखने को? आपको वो सारे प्लेसेस ऐसी जगह पे देखने को मिलते हैं जहां पर आसपास बायोडाइवर्सिटी अच्छी है। तो ये इसकी एक स्पिरिचुअल या कल्चरल वैल्यू भी बायोडाइवर्सिटी की। और आप देखिए कल्चरल वैल्यू कैसे है हमारे कस्टम्स में। आप देखेंगे जो हमारे कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, उसमें आज भी और आगे भी होता रहेगा कि प्लांट्स की पूजा होती है, एनिमल्स की वर्शिप होती है। ठीक है, प्लांट्स को या बायोडाइवर्सिटी को जो है इम्पॉर्टेंस दी जाती है और रिचुअल्स किए जाते हैं। तो उनकी कल्चरल वैल्यू हो गई बायोडाइवर्सिटी की। बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी की एक सर्विस जो है वो कल्चरल वैल्यू है। बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इवन आई थिंक मोर देन 70% जो आपके फेस्टिवल्स हैं वो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट हैं। उनके बिना वो पॉसिबल ही नहीं होंगे। कुछ ना कुछ बायोडाइवर्सिटी से चाहिए होगा तभी वो रिचुअल कंप्लीट होता है ये बात? तो देखिए आप बायोडाइवर्सिटी की कल्चरल वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इस बात में? और कल्चरल वैल्यू सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, कल्चर के बहुत सारे पार्ट होते हैं। एजुकेशन, रिसर्च, एजुकेशन भी तो दे रही है बायोडाइवर्सिटी आपको। क्या पढ़ रहे हैं? ये एजुकेशन ही तो है। आप बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के एफर्ट्स करेंगे। आपको जब किसी चीज़ की वैल्यू समझ में आ जाएगी कि प्लांट्स की वैल्यू क्या है, एनिमल्स की वैल्यू क्या है, तो आप उसको कंजर्व करेंगे कि इन सब की ज़रूरत क्यों है सस्टेनेबिलिटी के लिए। अगर ये सब नहीं होंगे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो क्या है आपका रिसर्च और एजुकेशन पर्सपेक्टिव है उसका। इसी वजह से तो आपके यहाँ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। क्यों इतनी बड़ी सर्विस बना दी गई? इन सब की इंपॉर्टेंस है इसी वजह से ना कि कंजर्वेशन करना है। चलिए, रिक्रिएशन और टूरिज्म। टूरिज्म तो बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। कितना सारा टूरिज्म जो है वो बायोडाइवर्सिटी के आसपास ही है। अगर ये बायोडाइवर्सिटी ना हो तो टूरिज्म खत्म। ठीक है, क्यों जाते हैं कोस्टल एरियाज में, कोरल रीफ और इन सब के आसपास के एरिया में, लक्षद्वीप, अंडमान। ठीक है, क्यों जा रहे हैं हम आसाम या ऐसे प्लेसेस पे? आसामी क्यों, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जहां पर बायोडाइवर्सिटी हाई होती है। जाते हैं ना हम लोग घूमने, सफारी करने जाते हो आप। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ बोटेनिकल गार्डन वगैरह और ये सब जाते हो। ये भी छोड़ो, आप इतने सारे नेचर के रिलेटेड आप नेशनल पार्क वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, इन सब में आप जाते हो। ठीक है, तो टूरिज्म के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं? देखिए कोस्टल एरियाज में आप जाते हैं टूरिज्म के लिए, लक्षद्वीप, अंडमान वगैरह जा रहे हैं कोरल रीफ्स देखने। ठीक है, क्यों जा रहे हैं वहाँ पर ये सब काम करने? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से। बायोडाइवर्सिटी आपको ये सर्विसेज दे रही है। कोरल लीव्स और ये सब ना हो तो आप क्या देखने जाएंगे वहाँ पे? प्लांट्स वगैरह वहाँ पर ना हो, हाई बायोडाइवर्सिटी ना हो तो आप थोड़ी ही देखने जाएंगे। तो ये सब इनकी वैल्यू है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी ये सब दे रही है तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। टूरिज्म करने का भी आप मैं उसमें जाते हैं क्या हाईली उसमें मेट्रो सिटी में कुछ सड़कें देखने या वो सब नहीं करने जाते ना ज़्यादातर टूरिज्म? अब ऐसा नहीं है कि नहीं जाते। दिल्ली में या मेट्रो सिटीज़ में भी टूरिज्म के अलग अलग प्लेसेस होते हैं। जो मेट्रो सिटी के ऐसे प्लेसेस होते हैं जो आप देखने जाते हैं। कोई पैलेस देखने जा रहे हो आप लाल किला देखने जा रहे हो, ताजमहल देखने जा रहे हो। ठीक है, आप ये सब देखने जा रहे हो। लेकिन बहुत सारा इसके अलावा भी जो टूरिज्म है, बहुत सारा टूरिज्म जो है वो आप बायोडाइवर्सिटी के आसपास करते हैं, उसको देखने जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। तो इसका एक रिक्रिएशन। अगला टूरिज्म का पर्सपेक्टिव हो गया। एक पर्सपेक्टिव हो गया आपका रिक्रिएशन। रिक्रिएशन क्या होता है? रिक्रिएशन होता है जो आपकी स्ट्रेंथ थी
उस स्ट्रेंथ को टाइम के हिसाब से दोबारा डेवलप करना। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि पहले जब खेती की जाती थी तो सॉइल को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था, उस पर कुछ नहीं किया जाता था। क्यों? बोले सॉइल जो है वो अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो उसके न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो खुद से रिकवर कर ले। जो हमने उससे न्यूट्रिएंट्स लिए हैं इतने अभी क्रॉप करके, वो उसको वापस से अपने अंदर उसको मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिसाइकिल कर ले। ठीक है, या उनको दोबारा अचीव कर ले, उसको ऐसा टाइम मिलना चाहिए। ठीक, तो इसी वजह से ये रिक्रिएशनल वैल्यू इस बायोडाइवर्सिटी की होती है। तो ये इसकी कैसी सर्विसेज हो गई? सोशल सर्विस हो गई। क्यों? अगर ये रिक्रिएशन नहीं करेगा तो एक बात बताइए, कहीं फॉरेस्ट था, आपने काट दिया, अब आपने उसको दोबारा डेवलप होने के लिए समय ही नहीं दिया। ठीक है, तो वो दोबारा डेवलप नहीं होगा। जब वो दोबारा डेवलप नहीं होगा तो आगे की जो जनरेशन होगी उसके लिए क्या वो रिसोर्सेज मिल पाएंगे? वुड वगैरह, फ्यूल वगैरह जो उसको चाहिए, नहीं मिल पाएंगे। तो रिक्रिएशन किस तरीके से सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी की एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल्स देखिए आप, ट्राइबल्स कहाँ हैं? ट्राइबल्स मतलब जनजातियां, कहाँ मिलती हैं आपको? यहीं बायोडाइवर्सिटी में, फॉरेस्ट में तो मिल रही हैं। इनके एग्जिस्टेंस के लिए बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये बायोडाइवर्सिटी ना हो तो ट्राइबल का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ये इसकी सोशल सर्विसेज हो गई। सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट होते हैं ना, सोसाइटी का एक पार्ट ट्राइब भी है। ठीक है, तो सोशल सर्विसेज में आगे भी एक पार्ट लिख सकते हो आप, ट्राइबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये इसकी, आई होप आपको समझ में आ रही है, ये इसकी सोशल सर्विसेज। इसी वजह से मैंने कहा था शुरू में आपसे कि एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये आपके लाइफस्टाइल के पर्सपेक्टिव से भी एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप शायद पढ़ भी रहे हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए, हमने वो पढ़ लिया था अभी तक। क्या हम पढ़ रहे थे अभी तक? हम सर्विसेज पढ़ ली थी हमने, जो बायोडाइवर्सिटी आपको दे रही है। आगे ये जो टॉपिक है छोटा सा, वो कुछ नहीं है, लेवल्स हैं बायोडाइवर्सिटी के। ये वही लेवल्स हैं जो मैंने आपकी बायोडाइवर्सिटी की जब डेफिनेशन कराई थी तो उसमें 3 चीजें बताई थी कि बायोडाइवर्सिटी की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें 3 चीजों को कंसीडर किया सीबीडी ने, और इवन बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। किन 3 चीजों में? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, और इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। मैंने आपको बताया था ये कौन सी डाइवर्सिटी है? डाइवर्सिटी अमंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो डाइवर्सिटी है, बिटवीन। ठीक है, ये इन, जो मैंने बताया था ना, डाइवर्सिटी इन द, एक ही स्पीसी में कई सारी डाइवर्सिटी, तो उसको कंसीडर किया था डेफिनेशन में। और तीसरा क्या कंसीडर किया था? इकोसिस्टम, जो उनका हैबिटाट है, जहां वो रहते हैं, उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कि ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, टुंड्रा है, टैगा है, एस्चुरीज हैं, मैंग्रोव्स हैं, ये सब जो हैं इतने सारे इकोसिस्टम है, उनमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल रही है आपको। ठीक है, तो इन 3 चीजों के जो है बायोडाइवर्सिटी, ये 3 लेवल हैं बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, अब जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी? मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं है, एक ही स्पीसी में जो जीन्स में डिफरेंस की वजह से आपको जो डाइवर्सिटी दिखती है, कई तरीके के बंदर दिखते हैं, कई तरीके की गिलहरियां दिखती हैं, कई तरीके के सांप दिखते हैं। ठीक है, इन सब में जो डाइवर्सिटी है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी है। डेफिनेशन पे आ जाइए। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीसीज। ठीक है, कुछ नहीं है, अ सिंगल स्पीसी माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल। ह्यूमन सिंगल स्पीसी है, देखिए कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमको, वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। चाइनीज, ठीक है, इंडियन अमेरिकन, जिनको इंडो अमेरिकन बोलते हो, अफ्रीकन। ठीक है, ये सब भी अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो छोड़ो। ह्यूमन में किस तरीके से आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? किसी की हाइट बड़ी तो किसी की हाइट कहीं पे छोटी। ठीक है,
किसी की आंखें आपको बड़ी देखने को मिलती हैं, कहीं आंखें आपको छोटी देखने को मिलती हैं, कहीं बाल काले, कहीं बाल आपको ब्राउन। ठीक, कितना ज़्यादा डिफरेंस है एक ही स्पीसी में। ठीक है, हाइट का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, ब्राउन कलर है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है। ठीक है, तो कलर में डिफरेंस है, हाइट में डिफरेंस, हेयर्स में डिफरेंस, आई में डिफरेंस। तो कितने सारे डिफरेंस आपको ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, जिस तरीके से एनिमल्स में एक ही तरीके के कई सारे तरीके के आपको वो मंकी वगैरह ये सब देखने को मिलते हैं, ऐसे ह्यूमंस में भी आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है। कहीं लंबे लोग मिलते हैं, कहीं छोटे लोग मिलते हैं, कहीं मोटे मिलेंगे, कहीं की आंखें बड़ी होंगी, कहीं की आंखें छोटी होंगी, कहीं के बाल काले होंगे, कहीं के बाल ब्राउन होंगे। ठीक है, इतने सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। कलर का डिफरेंस मिलेगा, वाइट, ब्राउन, ब्लैक। तो ये सब आपके जेनेटिक डाइवर्सिटी है। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी, ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। इट इज द रेशियो ऑफ वन स्पीसीज पॉपुलेशन ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल, इसी को तो स्पीसी डाइवर्सिटी बोलोगे। जितने टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं, टोटल ऑर्गेनिज्म मतलब अपॉन में टोटल, इन टोटल में सब कुछ हो गए, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब के अपने अपने टाइप, ये टोटल। उसमें से एक स्पीसी कितनी है, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो स्पीसी डाइवर्सिटी होगा। ठीक है, अब स्पीसी डाइवर्सिटी के बारे में इन्होंने क्या बोला, देखिए, मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। जितनी भी स्पीसी डाइवर्सिटी कितनी है, देखिए आप, हमारे यहाँ कितनी स्पीसी डाइवर्सिटी है, 70% से ज्यादा ऑल स्पीसीज का सिर्फ एनिमल्स हैं, और 22% जो हैं वो आपके प्लांट्स हैं। ठीक, एनिमल इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीसीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप, मतलब सबसे ज्यादा यहीं से पता चल रहा है, 70% एनिमल्स हैं। ठीक है, इतनी बायोडाइवर्सिटी में 70% एनिमल्स हैं आपके। ठीक, तो ये आपकी स्पीसी डाइवर्सिटी होगी, और 22% प्लांट है, बाकी सब 8% में। इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बताना कुछ खास इसमें है नहीं, वही जो पहले से मैं रिपीट कर रहा हूं, आगे सब कुछ वही है। इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रिफर्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स। मैंने बताया आपको कितने तरीके के हैबिटाट देखने को मिलते हैं आपको। देखो, डेजर्ट, फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्चुरीज, एल्पाइन मीडोज, ठीक है, टुंड्रा, टैगा फॉरेस्ट। तो ये सब आपको क्या है, इतने सारे इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। ठीक, तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड वेरियस बायोलॉजिकल जोन्स, जैसे लेक, डेजर्ट, कोस्ट, एस्चुरीज, वेटलैंड, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स वगैरह। ये सब आपके बहुत तरीके की इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी है। तो ये लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो। ठीक है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कौन कौन होते हैं, तीन चीजें, जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। ठीक है, किसी को कोई परेशानी है यहाँ पे? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ स्पीसी। एक ही स्पीसी में कितनी डाइवर्सिटी आपको मिल रही है, मैंने ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके आपको बताया। स्पीसीज डाइवर्सिटी टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में कितनी स्पीसीज हैं, तो वो स्पीसीज जैसे 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स हैं, तो ये आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी हो गई। तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, कितने तरीके की इकोसिस्टम आपको देखने को मिल रहे हैं, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, एस्चुरीज, एल्पाइन, टुंड्रा, टैगा। ठीक है, ये सब आपके हैबिटाट यानी कि इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी।
ठीक, आगे देखते हैं मेजरमेंट। अब हम डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट का मतलब उसको नापा कैसे जाता है, कौन से ऐसे बेसिस हैं जिस पर आप बायोडाइवर्सिटी को आप मेजर करते हो। तो उसमें से एक पैरामीटर है आपका स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस अगर कहीं है तो बताती है कि बायोडाइवर्सिटी हाई है। अगर स्पीसीज रिचनेस कम है तो बताती है कि बायोडाइवर्सिटी लो है। जैसे स्पीसीज रिचनेस क्या है, इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ कम्युनिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक कम्युनिटी होती है, एक कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ह्यूमंस भी हैं, वर्टिब्रेट्स भी हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी हैं, आर्थ्रोपोडा भी हैं, कितने सारे स्पीसीज हैं अलग अलग। ठीक है, तो स्पीसीज रिचनेस क्या बताएगी, इन सबको। ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी में, ये पूरी कम्युनिटी है, इस पूरी कम्युनिटी में कितनी स्पीसीज हैं। अगर सब कुछ यहां पे मिल रहा है तो ये स्पीसीज रिचनेस देखिए यहां पर कितनी स्पीसीज रिचनेस है। मान लीजिए एक पैरामीटर आपका हो तो 6। अब एक डेजर्ट का ले लो, ऐसी कम्युनिटी, ठीक है, वहां पर आपको क्या मिल रहा है, मान लीजिए सिर्फ थॉर्न्स मिल रहे हैं, कीटे कंटीले वृक्ष, और 2-3 तरीके के आपको एनिमल और वो सब मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिचनेस कम है। तो स्पीसीज रिचनेस क्या है, एक तरीके का मेजरमेंट है। स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है एक कम्युनिटी में, पूरी कम्युनिटी में नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है। ठीक है, तो वो आपके स्पीसीज रिचनेस। फिर होता है एक स्पीसीज इवननेस। इवननेस क्या है, नाम में ही है इवन, इवन मतलब समानता। ठीक है, तो एक पैरामीटर अगर रिचनेस क्या बताएगा, भिन्नता। यहां क्या बता रहा है रिचनेस ने क्या बताया आपको, रिचनेस ने समानता नहीं बताई, रिचनेस ने आपको भिन्नता बताई। एक इकोसिस्टम में ये सब भिन्नता ही तो है, डिफरेंस, कितनी सारी चीजें हैं। जबकि इवननेस क्या बताएगी आपको, इवननेस कितनी समानता है इन सब में। ठीक है, तो ये भी एक पैरामीटर है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ द स्पीसीज एट अ गिवन साइट। लो इवननेस indicates that a few species dominate the site। इसका मतलब क्या है, अगर इवननेस कम है मतलब समानता कम है, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, ज्यादा हैं ये चीजें। ठीक है, ये चीजें ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीसीज क्या कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं साइट को। अगर ये डोमिनेट नहीं करती तो इवननेस रहती, इन सब की प्रेजेंस रहती। मान लीजिए एक कम्युनिटी है, ठीक है, वहां पर एनिमल, मतलब वहां पर एलिफेंट है, ठीक है, टाइगर्स हैं, और आप कह लीजिए कि डियर हैं। ठीक, 3 चीजें हैं। अगर इनमें इवननेस कम है, इवननेस अगर कम है, समानता नहीं है, समानता ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई स्पीसी जो है वो डोमिनेट कर रही है, तभी तो समानता नहीं है। अगर कोई भी स्पीसी डोमिनेट कर जाती तो क्या होता, समानता जो है वो कम होती। ठीक है, तो इवननेस जो है वो यही बताती है कि लो इवननेस इंडिकेट्स दैट अ फ्यू स्पीसी डोमिनेट द साइट। ठीक है, अगर कहीं आपको इवननेस कम मिल रही है, डाइवर्सिटी भिन्नता ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, डोमिनेशन चल रहा है ना। इसका मतलब क्या है, इवननेस अगर कम है, इवननेस कम का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है, समानताएं कम है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के नहीं हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के नहीं हैं, उनमें एक ही तरीके के टाइप के आपस में सब लोग हैं। जो शेर है या कोई भी है, उनका टाइप लगभग सेम है, और वो सब एक ही टाइप के हैं, ज़्यादा ज़्यादा कुछ आपको मिल नहीं रहा है देखने को। तो इस वजह से कि क्या हो रहा है, वहाँ पर डोमिनेट कर रही है साइट। ठीक है, यानी कि राजा है कोई,
एग्जाम्पल लगा सकते हो कि जंगल में कोई अगर डोमिनेट करेगा तो क्या आपको देखने को मिलता है। जंगल में शेर वगैरह है या कोई भी है, एक ऐसा देख लीजिए कि जो डोमिनेट कर रही है पूरी साइड को, ठीक है, तो क्या मिलता है आपको वहां पर। डाइवर्सिटी मिलेगी ना वहां पे। ज्यादातर क्या मिल रहा है एक जंगल में, आपने बचपन में ऐसे समझ लो, किताबों में कहानियां पढ़ी हैं, ठीक है, कहानियां पढ़ी हैं, तो ज्यादातर पेज में जो पहला इमेज आता है उसमें आपने देखा है, क्या देखा है आपने, कि जंगल का राजा शेर, उसके चारों तरफ कितने सारे एनिमल सब बैठे होते हैं, तभी तो कहानी बनाते हैं वो सब, कहानी ऐसे ही तो बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डोमिनेट कर रहा है, तो डोमिनेट कर रहा है तो आपको क्या दिख रही है, इवननेस नहीं दिख रही ना आपको, लो इवननेस है ये। यहाँ पर स्पीसीज खूब दिख रही हैं, प्लांट्स भी दिख रहे हैं, एनिमल्स भी दिख रहे हैं, बर्ड्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें छोटे छोटे और भी चीजें दिख रही हैं, तो क्या है, इवननेस कम है। ठीक, अगर इवननेस कम है इसका मतलब क्या है, डाइवर्सिटी ज्यादा है और ये डोमिनेट कर रहा है। वहीं से समझ लो, एनसीईआरटी खोलोगे पहले छठे सातवीं की, तो सबसे पहले जो इमेज आएगा उसमें सब कुछ यही दिखेगा। कोई कविता आपने बचपन में सीखी हो तो उसमें सब कुछ दिखता है आपको, बगुला वगला भी दिखेगा, तोता भी दिखेगा उसमें, है ना। तो क्या है वो, यही है। इसका मतलब यही है, लो इवननेस इंडिकेट्स दैट अ फ्यू स्पीसीज डोमिनेट द साइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेजरमेंट में और टाइप है, अभी स्पीसीज रिचनेस पढ़ते हैं। इंडिया की स्पीसीज रिचनेस क्या है, देखिए, इंडिया इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री। इंडिया को मेगा डाइवर्स कंट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी रिच है, एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। कैसे, इंडिया हैज 23.39, मतलब लगभग 23.5% इसका जो जोग्राफिकल एरिया है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर से है। अब तो 24.6 समथिंग है, ठीक है। नया ISFR की जो रिपोर्ट आई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके हिसाब से लगभग अब ये एरिया जो है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर से ढका हुआ है, ठीक है। तो मेगा डाइवर्स कंट्री क्यों बोलते हैं, पहला रीजन इतना फॉरेस्ट और ट्री कवर है। दूसरा रीजन 2.4% ऑफ द लैंड एरिया इंडिया इंडिकेट्स नियरली 7% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीसीज, ठीक है, और 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को एग्जिस्टेंस। दूसरा रीजन मेगा डाइवर्स कंट्री क्यों, 2.4% एरिया है हमारा लैंड का पूरे वर्ल्ड के हिसाब से, और उसमें 7% रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं आपकी, जिसको आप रिकॉर्ड कर चुके हो, और 18% पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड का इंडिया पे। इस वजह से इंडिया को बोला जाता है मेगा डाइवर्स कंट्री। तीसरा, स्पीसीज रिचनेस के टाइम के हिसाब से 7th पोजीशन है मैमल्स में, और 9th पोजीशन है बर्ड्स में, और 5th पोजीशन है रेप्टाइल्स में। मैमल्स की स्पीसीज रिचनेस के हिसाब से 7th पोजीशन पे वर्ल्ड में, ठीक है। बर्ड्स की स्पीसीज रिचनेस के हिसाब से कितने टाइप की और कितने ज्यादा वर्ड्स हैं उस हिसाब से 9th नंबर पे है इंडिया, और रेप्टाइल्स कितने टाइप के हैं उसके हिसाब से 5th नंबर पर है। तो ये रीजन है, ये 3 रीजन है जिसकी वजह से इंडिया को बोला जाता है स्पीसीज, इंडिया को बोला जाता है मेगा डाइवर्स कंट्री, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। क्या 3 रीजन क्या हो गए, कि 24.6% फॉरेस्ट और ट्री, ठीक है। उसके बाद 2.4% लैंड वर्ल्ड का, और उस पे 7% स्पीसीज, और 18% ह्यूमन पॉपुलेशन का एग्जिस्टेंस। तीसरी, मैमल्स के हिसाब से 7th पोजीशन, बर्ड्स के हिसाब से 9th पोजीशन, और रेप्टाइल्स के हिसाब से 5th पोजीशन। इस हिसाब से इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। जहां मौका मिले वहां इंडिया को एज अ मेगा डाइवर्स कंट्री रिप्रेजेंट करें। और अगर मौका मिले पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने का, तो इंडिया को आप लिख सकते हैं, इंडिया इज आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी, आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया को आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, ठीक है। और सोसाइटी के हिसाब से, पर्सपेक्टिव से अगर इंडिया को रिप्रेजेंट करना हो, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सोसाइटल पर्सपेक्टिव है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव अगर हो तो आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी, एनवायरमेंटल का पर्सपेक्टिव हो तो इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री, और सोसाइटी का पर्सपेक्टिव हो तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस तरीके से आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
ठीक है, चलिए, तो ये आपका मैंने मेजरमेंट ऑफ डाइवर्सिटी करा दिया। आगे मिलेंगे तो और टॉपिक शुरू होंगे और इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। अभी के लिए इतना, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड। सो थैंक यू, आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे हैं लेक्चर को। चलिए।